हेलो नमस्कार। न्यूक्लियर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे अल्फ़ा डीके की बात करेंगे। अल्फ़ा डीके की बात करेंगे। उससे पहले अपन ने रेडियो एक्टिविटी से संबंधित नियम वो कर चुके थे, ठीक है ना। अल्फ़ा डीके के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हम, तो देखो अल्फ़ा डीके। अब बताओ, देखो सबसे पहले अल्फा कण क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो अल्फा कण होता है He का नाभिक होता है, He का नाभिक होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2He4। जब किसी परमाणु से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो Z तो उसका 2 कम हो जाएगा और A है उसका कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें Z अक्ष A, अक्ष कोई परमाणु है, Z आपको पता है क्या कुछ होता है। इसमें से आपको अल्फा कण निकालना है। तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा, माना कि अक्ष है वो तो Y में चेंज हो गया, Z की जगह कितना आ जाएगा Z-2 और A की जगह कितना आ जाएगा A-4 और प्लस आपका अल्फा कण का मतलब आप लिख सकते हो 2He4, फिर प्लस कुछ ऊर्जा निकलेगी, ठीक बात है ना, जिसको अपन विघटन ऊर्जा या डिसइंटीग्रेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में देखो अपनी बात आती है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, अल्फा 6 की विशेषताएं क्या क्या हैं। भाई परीक्षा के अंदर नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत अपन को याद रखनी जरूरी है। पहली जो विशेषता है अल्फा कणों की जो परास है, परास से संबंधित मैं बात कर लेता हूं। परास R है वो 0.318 E½ होती है। E अल्फा कण की ऊर्जा है, E क्या है, अल्फा कण की ऊर्जा है। अब आप देखो यूं समझो, इसका मतलब बताओ अल्फा कण की परास, अगर अल्फा कण की ऊर्जा ज्यादा है तो परास भी क्या होगी, ज्यादा होगी। परास की डेफिनेशन अपन बाद में करते हैं। इसके बाद में भाई क्षयांक से रिलेशन, तो एक आता है गाइगर नटल नियम, गाइगर नटल नियम आता है। और ये नियम आपको क्या कहता है कि log लैम्डा इक्वल टू A प्लस बी log R, A log लैम्डा इक्वल टू A प्लस बी log R। ये क्या कहता है, अगर आपकी परास ज्यादा है तो लैम्डा ज्यादा, या इसका उल्टा बोलो अगर किसी परमाणु से संबंधित लैम्डा का मान ज्यादा है, डीके कांस्टेंट का मान ज्यादा है, तो उससे उत्सर्जित अल्फा कण की परास भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई, परास ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद में इसके जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम की बात कर लेता हूं। अल्फा कण स्पेक्ट्रम है वो आपको डिस्क्रिएट प्राप्त होता है, विविक्त प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, विविक्त प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम विविक्त प्राप्त होने का अर्थ ये निकाल सकते हैं अपन कि जिस प्रकार से किसी परमाणु के अंदर विविक्त ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं उसी प्रकार से नाभिक के अंदर भी विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला कि नाभिक में भी विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक बात है। फिर बाद में नंबर 4 पॉइंट आप ये सीख सकते हो कि इसमें फाइन स्ट्रक्चर पाई जाती है, सूक्ष्म संरचना पाई जाती है, सूक्ष्म संरचना पाई जाती है। किसमें, अल्फा कण का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या बताया, उसमें सूक्ष्म संरचना पाई जाती है, फाइन स्ट्रक्चर आपको पाई जाती है। स्पेक्ट्रम कैसा होता है, विविक्त होता है। विविक्त का मतलब ये है कि इसके अल्फा कण की ऊर्जा हर संभव नहीं होती है, कुछ पर्टिकुलर ऊर्जाएं हो सकते हैं, ठीक बात है। इसके बाद में इससे आप ये भी एक अर्थ निकाल सकते हो कि सभी अल्फा कणों की ऊर्जा है वो समान नहीं होती है। और लास्ट में आप ये कर सकते हो कि सभी अल्फा कण है वो कहाँ से उत्सर्जित होते हैं, नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। ये शुरुआत में बात कर ली थी। तो ये क्या बात याद हुई सबके कि अल्फा कणों की परास कितनी होती है, R इक्वल टू 0.318 E⁻²। ई यहाँ पर अल्फा कणों की ऊर्जा है। इसका अर्थ आप यह लगाओगे
अगर किसी परमाणु से विघटित होने वाले निकलने वाले अल्फा कण की ऊर्जा ज़्यादा है तो परास भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर बाद में गाइगर नटल का नियम क्या कहता है, अगर किसी परमाणु से संबंधित लैम्डा का मान ज़्यादा है तो परास भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। log लैम्डा इक्वल टू a प्लस बी log r। फिर स्पेक्ट्रम कैसा है, विविक्त है। विविक्त होने का अर्थ क्या है, विविक्त होने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से परमाणु के अंदर विविक्त ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल पाए जाते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल पाए जाते हैं और इसका स्पेक्ट्रम के अंदर फाइन स्ट्रक्चर पाई जाती है, सूक्ष्म संरचना पाई जाती है। फिर बाद में आप ये कर सकते हो कि किसी परमाणु से अलग अलग ऊर्जा के अल्फा कण निकलते हैं और अल्फा कण कहाँ से निकलते हैं, नाभिक से निकलते हैं। तो ये तो कुछ विशेषताएं कर दी अपन ने। इसके बाद में एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनता है अपना भाई, थोड़ा गौर करना। और वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ये बनता है विघटन या विखंडन ऊर्जा या डिसइंटीग्रेशन ऊर्जा, ठीक बात ना। तो देखो अल्फा कण की विखंडन ऊर्जा, इस विखंडन ऊर्जा को क्यों से लिखते हैं, तो कोई खास बात नहीं। देखो थोड़ी देर पहले लिखा था ZXA, यहाँ से कर दिया था Z-2YA-4 प्लस 2He4, ये क्या आपका अल्फा कण है, प्लस क्यों निकालनी हो आपको, तो एनर्जी क्यों जो है ये देखो मास डिफेक्ट उत्पन्न होगा भाई, मास है वही तो एनर्जी में चेंज होगा। तो देखो डेल एम कितना हुआ आपका, डेल एम, तो इसका जो मास है इसके नाभिक का है वो मान लिया mx है। फिर बाद में उनका माइनस कर दें my और m अल्फा, इसके इक्वलेंट जो एनर्जी है उसको क्या लिखेंगे, डेल एम और इंटू सी स्क्वायर। यानी आपकी क्यू एनर्जी जो है जो विखंडन के दौरान द्रव्यमान में जो क्षति होती है या अल्फा कण के विखंडन के दौरान, अल्फा कण के विघटन के दौरान जो द्रव्यमान में क्षति होती है, उस द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, विखंडन ऊर्जा बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ mx माइनस my m अल्फा और बाहर क्या लिखा आपने, c लिखा। बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा गौर करें, ये नाभिकों के द्रव्यमान है, ये किनके द्रव्यमान है, ये x नाभिक का द्रव्यमान है, ये y का है, ये अल्फा का है, ये अपना, ये क्लियर हो गया सबका। अगर इसको आप परमाणु बोलते हो तो भी अपना कोई दिक्कत नहीं है, परमाणु से भी अपना सही आंसर आएगा। फिर बाद में ये जो ऊर्जा है, ये देखो इसकी, ये तो इसकी गतिज ऊर्जा कुछ है ही नहीं, ये my या ऐसे लिखें y व अल्फा कणों के अंदर कणों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। या इसको उल्टा यूं भी बोल सकता हूं कि Q है वो किसके बराबर है, इनकी गतिज ऊर्जाओं के बराबर है। तो देखो आगे इसी लाइन को मैं ऐसे लिखता हूं, Q इक्वल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो y की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ my स्क्वायर, और वो हो जाएगा हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। अगर आप लिखना चाहो तो vy क्या है, न्यूक्लियस y की वेलोसिटी है और ये अल्फा कण की वेलोसिटी है। क्या ये बात याद होगी सबके। फिर बाद में देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे अपन, थोड़ा क्या करने की कोशिश करेंगे, मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखो मॉडिफाई, यहाँ पर देखो ये इसको स्टेप नंबर कुछ दे रहा हूँ, ये 1 नंबर दे दी, ये आपको क्या दे दी, 2 नंबर दे दी। फिर बाद में मोमेंटम कंजर्वेशन से, संवेग संरक्षण से क्या लिखूं, यहाँ का संवेग 0 बराबर ये संवेग, तो पहले का संवेग 0 बराबर my और vy प्लस m अल्फा और v अल्फा। बात क्लियर होगी सबके। ये स्टेप नंबर आपकी होगी 3rd होगी।
अब देखो इसको आगे क्या करते हैं, एक सेकेंड, इसको आगे किस प्रकार से आगे बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसमें से समीकरण नंबर 3 से देखो क्या लिख सकते हैं। समीकरण 3 से वी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी वाई इक्वल टू माइनस एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम वाई, आया नहीं आया इससे। ये समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक बात है ना। समीकरण 2 में रखें तो क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू 1/2 एम वाई तो है ही, और वी वाई की जगह रखूँगा माइनस एम अल्फा वी अल्फा एम वाई का स्क्वायर। थोड़ा गौर करना है, थोड़ा कोई खास नहीं, मैथमेटिक्स है। हाफ एम अल्फा और वी अल्फा का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करूँगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, देखो 1/2, एक तो कैंसिल हो जाएगा, एम अल्फा स्क्वायर और वी अल्फा स्क्वायर अपॉन एम वाई प्लस हाफ एम अल्फा और वी अल्फा का स्क्वायर। इसके बाद देखो इसमें ये कॉमन निकालना हमें पूरा पूरा, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा, एम अल्फा ऊपर और एम वाई नीचे, ठीक है। अच्छा, फिर बाद में प्लस यहाँ 1, ये आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम अल्फा और एम वाई, और नीचे आ गया एम वाई। अब देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये क्यों है, और ये ई अल्फा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्यों क्या है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा डीके, अल्फा डीके के अंदर जो विखंडन ऊर्जा है उसकी वैल्यू है अपनी, ठीक बात ना। अब देखो एम वाई का जो मास है वो लगभग a-4, ये लिखा था ना एम वाई को, वाई z-2 और a-4 लिखा था ऐसे कुछ। तो इसका कितना देखो, अल्फा पार्टिकल का 4 और इसका कितना है 1 a-4 अपॉन इसका क्या है a-4, तो इस 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास में देखो क्या प्राप्त हो गया, ई अल्फा इक्वल टू लगभग इक्वल टू, ये आपके पास में आ गया a-4 अपॉन a और q, ठीक है ना। इससे आपको क्या प्राप्त, ये इक्वेशन आपको ये दर्शा रही है कि ये लगभग वैल्यू अगर इक्वल कर दें, ठीक बात ना, तो ई अल्फा इक्वल टू क्यू, यानी विखंडन के दौरान जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, अल्फा पार्टिकल के डिके के दौरान जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है वो ज़्यादातर ऊर्जा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ज़्यादातर एनर्जी किसके रूप में प्राप्त होती है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से देखो ये टॉपिक, ये भाई इसमें आएगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, और ये आप डायरेक्ट ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, बाकी कोई खास अपने यहाँ पर किया भी नहीं है, आप निकाल भी सकते हो। आगे देखो, थोड़ी देर पहले बात की थी कि अल्फा कण की परास, अल्फा कण की परास रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो इसके लिए थोड़ा सा एक डेफिनेशन आप थोड़ा गौर करना। जैसे मैं यूं कर रहा हूं, ये यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, सपोज करो एक अल्फा पार्टिकल है, यूं चल रहा चलता यहां तक वो गैसों को आयनित कर रहा है, गैसों को क्या कर रहा है, आयनित कर रहा है। तो इसकी रेंज क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो इसकी रेंज कहलाती है, ठीक बात ना। अब देखो थोड़ा एक एग्जांपल और काम में लेता हूं, माना कि अल्फा कण की एनर्जी है वो E है, ठीक बात ना, और जो आयनाइजेशन एनर्जी है या आयनित करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो माना कि E' है, क्या है, E' है। तो देखो यहां तक थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, यहां मान लिया
यहां तक उसने गैस के अणुओं को आयनित किया, इसका मतलब क्या है कि E तो है ज्यादा और E डैश है वो क्या है, कम है। और इस साइड में क्या हो गया, इस साइड गैस आयनित नहीं हो रही, इसका मतलब है कि जो E डैश है वो आपका क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। ठीक बात ना। तो आप इसको ऐसे समझोगे, दो प्रकार की डेफिनेशन बोल सकता हूं। तो गैस के अणुओं को आयनित करने से पहले, गैस के अणुओं को आयनित करने के लिए वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, अल्फा कण की परास बोलते हैं। या फिर यूँ बोलो कि अल्फा कण की परास के बाद में, दूरी के बाद अल्फा कण है वो गैस को आयनित नहीं कर पाता है, क्योंकि अल्फा कण की ऊर्जा उसके बाद गैसों के आयनीकरण एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी है, उससे कम हो जाती है। बात क्लियर होगी सबके। फिर बाद में एक वो इसका डेफिनेशन पूछे तो पूछे, फिर मैंने क्या बात बोली थी कि इसकी जो एक ग्राफ यूं बनता है, ग्राफ इस प्रकार से बनाते हैं अपन। और देखो ग्राफ किस प्रकार बनेगा अपना, ये आयनन, इस साइड में तो आयनन है, अच्छा, और फिर बाद में इस साइड में अपन लेते हैं परास या दूरी लेते हैं। ठीक बात ना। तो शुरुआत में वो किसी पर यूं चलता ग्राफ अपना, एक मिनट सीधा पैरेलल ही है पहले तो, और फिर थोड़ा बढ़ता है और फिर यूं हो जाता है यूं। अब मुख्य बात तो यह है कि शुरुआत में अल्फा कण का आयनन की क्षमता समान रहती है, क्योंकि जैसे मान लो शुरुआत के अंदर अल्फा कण है, उनकी एनर्जी वो पर्टिकुलर एनर्जी दे देता है, गैस क्या होती रहती है, आयनित होती रहती है। अब बात यह कि यहाँ आयनन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा अणुओं का आयनन हो गया। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे मान लो कोई पार्टिकल है वो यहाँ से जाकर यहाँ तक पहुँच पा रहा है, तो यहाँ वाले गैस के अणुओं के साथ अल्फा कण हो ज़्यादा समय तक रुका, ज़्यादा समय तक रुका, तो उस अणुओं को ऊर्जा देने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी गैस के अणुओं को, तो आयनन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। यानी यहाँ पर गैस के अणु, अल्फा कण है वो गैस के अणुओं के साथ ज़्यादा देर तक संपर्क में रहे थे। ठीक है ना। फिर बाद में ये उसका संचरण कहलाता है, लास्ट में जाके क्या होता है, संचरण होता है। ठीक है ना। तो ये आयनन से संबंधित बात हो गई, ये रेंज से। फिर गाइगर नटल वाली बात की थी मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था, गाइगर और नटल। गाइगर नटल के लिए ये था केवल कुछ नहीं है, log लैम्डा इक्वल टू a प्लस बी log r। आपको साफ साफ पता है कि लैम्डा और आर में ग्राफ खींचोगे तो कैसा प्राप्त होना चाहिए, सरलेखा प्राप्त होनी चाहिए। तो आपको देखो ये लैम्डा ले लिया, ये आर ले लिया, अलग अलग के लिए आप खींचते हो तो ये एक, जैसे ये अलग श्रेणी है, ये अलग श्रेणी है और ये अलग श्रेणी है, सरलेखाओं में प्राप्त होती है। ये बात मैं बता चुका हूँ कि लैम्डा ज़्यादा तो परास भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये नियम क्या है, गाइगर और नटल का नियम है। ठीक है ना। इसके बाद में आप थोड़ा सा इसको थोड़ा देखो, बीटा डीके। बीटा डीके के अंदर आपको पता है कि बीटा पार्टिकल दो प्रकार के हैं, बीटा प्लस और बीटा माइनस। नॉर्मली बीटा प्लस को क्या बोलते हैं, जैसे बीटा प्लस को लिखने का तरीका ई प्लस भी होता है और बीटा माइनस को लिखने का तरीका ई माइनस भी होता है। ई प्लस को क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं, और ई माइनस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक बात ना। तो अब देखो नॉर्मली बीटा की जब बात आती है तो इसी की बात करते हैं अपन, नॉर्मल बीटा की जब बात करते हैं तो, है ना। अब देखो जैसे मान लो जेड एक्स ए है, इसमें से आप बीटा प्लस निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ पे देखो क्या प्राप्त हो जाएगा उसकी बात कर लो। बीटा प्लस का मतलब है -1 E0। ठीक बात ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, Z+1Y ए, ये हो जाएगा। गौर करो देखो इन दोनों का योग ये आ जाना चाहिए, Z+1 E ये आ जाना चाहिए अपना। सेम ऐसे ही ये ए, यहाँ पर ए है ये अपना। सेम ऐसे ही ZXA से जब आप बीटा माइनस निकालते हो, बीटा माइनस का मतलब है कि आपने निकाला है, ये निकाला है बीटा में, थोड़ा गलत हो गया भाई, ये बीटा माइनस है, अब बीटा प्लस कर देता हूँ, है ना। बीटा प्लस का मतलब 1E0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z-1YA आ जाएगा। इन दोनों का योग ये हो गया अपना। तो कहने का मतलब ये है कि जब बीटा पार्टिकल उत्सर्जित होता है तो Z की वैल्यू एक बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक बात ना। और देखो एक छोटी सी लाइन पहले रह गई,
कि जब किसी परमाणु से किसी नाभिक से अल्फा कण या बीटा कण जब निकलते हैं तो नाभिक का वो उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। जब वो मूल अवस्था में लौटता है तो ऊर्जा गामा कणों के रूप में उत्सर्जित करता है। तो गामा कण इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में देखो बीटा जो डीके है इसका जो स्पेक्ट्रम है उसके लिए 2 लाइन याद करो आप। पहली लाइन तो यह है कि बीटा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है, सतत होता है। अल्फा स्पेक्ट्रम क्या बताया था, डिस्क्रिएट होता है। बात याद होगी सबके। ये कंटिन्यूस प्राप्त होने पर कुछ समस्याएं खड़ी हो गई, ठीक है। समस्याएं क्या खड़ी हो गई, नंबर 1 द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो रहा, संवेग का संरक्षण नहीं हो रहा, और फिर बाद में कोणीय संवेग का संरक्षण नहीं हो रहा। इन संरक्षण नियमों को लागू करने के लिए एक न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दी गई है। न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस एग्जाम के लिए मोस्ट है, एग्जाम में आता है कि न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्या है। तो आप क्या लिखोगे कि बीटा डीके के दौरान जो बीटा स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो उसके आधार पर 3 समस्याएं पैदा हुई। पहली समस्या तो यह है कि द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नहीं हुआ। दूसरा है कि संवेग मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल फॉलो नहीं हुआ। तीसरा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल फॉलो नहीं हुआ, ठीक है ना। इनको डिटेल में करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इतना लंबा क्वेश्चन बनता नहीं है। तो इनको सोल्व करने के लिए पाउली ने एक परिकल्पना दी जिसको न्यूट्रिनो परिकल्पना कहते हैं। पाउली ने क्या कहा कि, एक सेकंड लिखता हूं थोड़ा सा, न्यूट्रिनो परिकल्पना, न्यूट्रिनो परिकल्पना। अच्छा, किसने दी, मैं बता रहा हूं, पाउली। पाउली ने क्या कहा कि जब किसी नाभिक से बीटा कण निकलता है तो उसके साथ एक अन्य कण भी निकलता है, और उस कण को क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो कहते हैं। क्या कहा बोलो, इस परिकल्पना के अनुसार बीटा कण के साथ एक अन्य कण उत्सर्जित होता है, एक अन्य कण उत्सर्जित होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। अच्छा, न्यूट्रिनो की विशेषता क्या है, एक तो इसका विराम द्रव्यमान शून्य, विराम द्रव्यमान क्या है, 0 है। फिर आगे है आवेशहीन, यानी कोई चार्ज नहीं है, और इसका जो स्पिन है, स्पिन या जो चक्रण है, या फिर एंगुलर मोमेंटम जो है h×2 है। कितना है, h×2 है, ठीक बात है। तो ये क्या है, एक न्यूट्रिनो परिकल्पना है। आप साथ साथ तीसरे नंबर पे ये याद कर सकते हो कि जब बीटा माइनस निकलता है तो इसके साथ निकलता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। जब बीटा प्लस निकलता है तो इसके साथ निकलता है न्यूट्रिनो, ठीक बात है ना। तो इस प्रकार से ये क्या आपको प्राप्त होती है, न्यूट्रिनो परिकल्पना प्राप्त होती है। तो देखो, मेरे उम्मीद करता हूं कि ये जो लास्ट में न्यूट्रिनो परिकल्पना करी है ये मोस्ट परिकल्पना है, और इसको सीखना अगर समझ नहीं आती तो आप दोबारा कमेंट के द्वारा बता सकते हो। परिकल्पना क्या थी, आप ये बताओगे कि बीटा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस प्राप्त होता है। कंटिन्यूस प्राप्त होने पर 3 प्रॉब्लम पैदा होगी। एक तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम लागू नहीं हुआ, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लागू नहीं हुआ, संवेग संरक्षण का नियम लागू नहीं हुआ। तो इस समस्याओं को सोल्व करने के लिए पाउली ने एक परिकल्पना दी जिसको न्यूट्रिनो परिकल्पना कहते हैं। और परिकल्पना क्या दी थी कि बीटा पार्टिकल के साथ साथ एक अन्य पार्टिकल भी निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो बोलते हैं। न्यूट्रिनो कण की विशेषता क्या है, उसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, और वो एक आवेशहीन पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। उसकी जो चक्रण है, स्पिन जो है h×2 के इक्वल होती है। अगर ऐसा मान लेते हैं तो वो ऊपर की तीनों समस्याएं सोल्व हो जाती हैं, और इसी परिकल्पना को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो परिकल्पना बोलते हैं। तो भाई ये वीडियो यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।